हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th की हिस्ट्री के इस सेशन में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, क्लास 12th की सीबीएसई बोर्ड की जो बुक है एनसीईआरटी, जिसमें ज़्यादातर प्रेफर की जाती है स्कूल्स में, इसमें 3 डिवीज़न है। ये 3 वॉल्यूम्स में हिस्ट्री का सिलेबस है। और जो इसका बुक का नेमिंग है, बुक का नाम है, वो आपको पता है कि थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट फर्स्ट, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट सेकेंड एंड सेम एज थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट थर्ड। 3 पार्ट में इंडियन हिस्ट्री की थीम्स को इसमें शामिल किया गया है। और ये स्पेशली आप जो डिवीज़न है 3 अलग अलग बुक्स का, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो पार्ट फर्स्ट है इंडियन हिस्ट्री का, उसमें इंडिया का जो एंशियंट हिस्ट्री है उसके कुछ थीम्स हैं। और पार्ट सेकेंड में इंडिया का जो मिडिवल टाइम पीरियड है, मध्यकालीन भारत जिसको बोलते हैं, उस दौरान के कुछ थीम्स हैं। और जो वो थर्ड पार्ट है इंडियन हिस्ट्री का, उसमें जो मॉडर्न इंडिया है, जिसमें आप मान सकते हैं कि जो 1857 का रिवोल्ट है, वहाँ से लेकर के और कुछ और भी आगे 1947 तक, इंडिपेंडेंस तक कुछ उसके टॉपिक लिए गए हैं। तो इन तीनों बुक्स में इंडियन हिस्ट्री के जो तीनों पार्ट्स हैं, इसका मतलब ये हो गया कि इसमें आप इंडिया के एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न तीनों टाइम पीरियड्स की हिस्ट्री के कुछ थीम्स पढ़ने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है कि जो टाइम का डिवीज़न है, टाइम का क्लासिफिकेशन है कि एंशियंट हिस्ट्री में कितना टाइम पीरियड लिया जाएगा, और फिर मिडिवल हिस्ट्री में कहाँ से कहाँ तक, किस एज ग्रुप से लेकर के किस दूसरे इरा तक उसमें शामिल किया गया है पार्ट को। और फिर ऐसे ही मॉडर्न हिस्ट्री में किस इरा से लेकर किस इरा तक उसमें टाइम पीरियड आता है। तो इसको लेकर के हिस्टोरियंस के बीच में कन्फ्यूजन हमेशा रहा है। और अलग अलग राइटर्स या अलग अलग इतिहासकारों ने जो पुस्तकें लिखी हैं, उनमें ये टाइम पीरियड अप्रॉक्सीमेट सेम है, बस थोड़ा थोड़ा सा कुछ डिफरेंस आता है। खास करके जैसे एंशियंट हिस्ट्री है इंडिया की, तो उसका सीधा सा क्वेश्चन मार्क ये लग जाता है कि इंडियन हिस्ट्री में एंशियंट टाइम पीरियड में मानव इतिहास के जो साक्ष्य हैं, एविडेंसेस हैं ह्यूमन काइंड के, ह्यूमन हिस्ट्री के, वो कहाँ से मिलने शुरू होते हैं। तो सीधा सा मतलब ये हो जाएगा कि वहीं से भारत के मानवीय इतिहास का दौर शुरू हो जाता है। तो ये ऑब्वियसली जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, आपने देखा होगा कि चाहे आप बहुत ही एंशियंट हिस्ट्री को ले लीजिए आप, जैसे कि जो पैलियोलिथिक एज है, प्री हिस्टोरिक एज जिसको बोलते हैं, जिसमें आते हैं ये पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। तो प्री हिस्टोरिक एज के बाद में पूरे वर्ल्ड में आपको पता है कि सिविलाइजेशन का दौर आया, और जो ह्यूमन काइंड हैं वो धीरे धीरे सिविलाइज होना स्टार्ट हो गए। और उन लोगों ने अपनी हर तरीके की जितनी भी लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनका आविष्कार किया, और उसके साथ साथ फिर एक सेटल्ड लाइफ स्टार्ट की। एंड बिफोर दिस सेटल्ड लाइफ, ह्यूमन वाज ओनली द हंटर एंड गैदरर्स, which you have already read in the previous classes. And this is the beginning of the human history, when human was wandering here and there, and just he was dependent on the natural food and natural goods, not only for edible purpose but also for survival purpose. He was also using the natural things and नेचुरल शेल्टर। मनुष्य पूरी तरीके से, आपको पता है कि प्री हिस्टोरिक एज में वो प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर ही निर्भर था, खाने पीने से लेकर के, और उसके निवास करने की, चाहे वो कंदराएं, गुफाएं हों या खुले मैदान हों, वो सब के सब प्राकृतिक ही थे। और इन्हीं का उपयोग इंसानों ने लाखों साल तक किया। लेकिन एक ऐसा टाइम पीरियड आता है जब ह्यूमन जो है वो अपना सेटलमेंट स्टार्ट करता है।
वो स्थायी तौर पर निवास बना करके एक जगह पर रहने लगते हैं और वहाँ से फिर शुरुआत होती है मानव के सामाजिक इतिहास की, जहाँ से ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट होती है। और आपको जैसा कि पता है कि पूरे वर्ल्ड में ये सिविलाइजेशन अप्रॉक्सीमेट एक दूसरे के पैरेलल ही चली हैं। आप चाहे वो सबसे पुरानी मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन हो, इजिप्टियन सिविलाइजेशन हो, या फिर भारतीय उपमहाद्वीप के आसपास जो पाई गई है, जिसको हम लोग जानते हैं, वेल नोन है, द इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पा सिविलाइजेशन। ये सभी सिविलाइजेशन लगभग समानांतर ही चली हैं। हाँ, ये बात अलग है कि इनकी जो उत्पत्ति है, ओरिजिन है, उसमें टाइम पीरियड में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। एक सभ्यता दूसरी सभ्यता से कुछ 100 साल पहले शुरुआत हो गई होगी और दूसरी उसके कुछ सैकड़ों साल के बाद शुरू हुई। और ऐसे ही इनके जब एंडिंग की बात आती है, जब ये सभ्यताएँ अपनी विनष्ट हो जाती हैं, तो उस टाइम पीरियड में भी थोड़ा सा डिफरेंसेस है। सभी सभ्यताएँ एक साथ नष्ट नहीं हुई हैं। इनके विनाश का समय भी अलग अलग रहा है और वो एक दूसरे से कुछ 100 साल वेरिएबल रहा है। और जब आप इतिहास को पढ़ेंगे, इस सिविलाइजेशन वाले पोर्शन को, तो उसमें ये एक चीज़ आप ये भी देखेंगे कि इन सभ्यताओं का आपस में एक दूसरे से कनेक्शन भी रहा है। एक सभ्यता के लोग दूसरी सभ्यता के लोगों से परिचित थे, अपनी वस्तुओं का, अपने विचारों का, और यहाँ तक कि कुछ अपनी लिखित सामग्री का भी आदान प्रदान करते रहे हैं। और जिसके एविडेंसेस, जिसके प्रमाण आर्कियोलॉजिस्ट को दुनिया के तमाम हिस्सों में मिले हैं। खास करके इन सभ्यताओं के जो क्षेत्र रहे हैं जहाँ पर ये सभ्यताएँ विकसित हुई, वहाँ से मिले हुए हैं। तो ह्यूमन सेटलमेंट जब स्टार्ट होता है, तो भारतीय उपमहाद्वीप के आसपास की जो सभ्यता है, जो अभी 20वीं शताब्दी के शुरुआती कुछ दशकों में जाकर के ये एकदम स्पष्ट हो पाया कि भारतीय उपमहाद्वीप के आसपास भी एक प्राचीन और बहुत ही विकसित सभ्यता स्थित थी, जिसके बारे में भारतीय लोगों को ही या दुनिया के लोगों को इसका 20वीं शताब्दी के पहले कोई भी ज्ञान नहीं था और वो इससे अनजान थे। इसका भी अपना एक इतिहास है। भारतीय उपमहाद्वीप के आसपास जो सभ्यता पाई गई और जिसको बाद में फिर एक्सकवेशन या उत्खनन के द्वारा पूरी तरीके से जब जानकारी प्राप्त हो गई, उसको लिपिबद्ध किया गया, लिखा गया, तो तब जाकर के ये सिलेबस में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में और पूरी दुनिया के नज़र में आया कि भारतीय उपमहाद्वीप के आसपास भी कोई सभ्यता थी और ये बहुत डेवलप्ड थी। और इसके पहले, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, कि भारतीय लोगों में भी और विश्व के दूसरे देशों के लोगों के बीच में जो जानकारी थी भारतीय उपमहाद्वीप को लेकर के, वो इसके वैदिक काल से ही जुड़ी हुई थी। वैदिक काल को ही यहाँ का सबसे प्राचीन युग और सबसे शुरुआती दौर माना जाता रहा है, कि वहीं से शुरुआत होती है भारतीय इतिहास की। और उसके पहले कोई ऐसा सिविलाइजेशन वाला, ऐसी कोई सभ्यता या ऐसा कोई प्रमाण या ऐसी कोई लिखित सामग्री नहीं प्राप्त हुई जिसके आधार पर यह कहा जाता कि नहीं, वैदिक काल के भी पहले कुछ यहाँ पर था। तो लेकिन जब ये 20वीं शताब्दी के कुछ दशकों में ये जानकारी उपलब्ध हो गई कि नहीं, वैदिक सभ्यता के भी पहले भारत में एक बहुत ही प्राचीन और उत्कृष्ट सभ्यता विकसित थी, और जिसके एविडेंसेस पूरी तरीके से अब मिल चुके हैं, और जिसको आप जानते हैं कि किस नाम से जाना जाता है, द इंडस वैली सिविलाइजेशन, और सिंधु घाटी सभ्यता हिंदी में कहते हैं इसको। एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज द हड़प्पन सिविलाइजेशन बिकॉज this was the first city or first place or site which was excavated by the archaeologist, and this was also a big site, or this city was spreaded in a large area. And nowadays, while the Indus Valley civilizations, most of the sites have been discovered, the Harappa city is well known and very well defined, as well as has its great importance for the
हिस्टोरिकल पर्पस एज वेल एज द फॉर द स्टडी पर्पस। आज के दौर में इंडस वैली सिविलाइजेशन का हड़प्पा जो नगर है उस दौरान का, उसके बारे में जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके आधार पर ये सबसे मुख्य शहर है। और चूँकि इसका उत्खनन सबसे पहले शुरू हुआ था, ये अपने आप में ही एक खुद ही इतना विशाल और एक इन्फॉर्मेटिव सिटी मिला कि उसके नाम पर ही लोग कभी कभी इस सभ्यता को नाम दे देते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता को ही सामान्यतया हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। कारण मैंने बता दिया है क्यों कहा जाता है, क्योंकि हड़प्पा इसका एक मुख्य नगर था और खुदाई के दौरान में सबसे जो पहले स्थान प्राप्त हुआ और जिसके बारे में सबसे विस्तृत और व्यापक जानकारी प्राप्त हुई। और शायद अगर हड़प्पा शहर की खुदाई नहीं होती और ये पता नहीं चलता तो मुझे नहीं लगता कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी दुनिया को प्राप्त हो पाती। तो इसलिए अगर सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कह दिया जाता है तो इसमें कोई गलत नहीं है और मेरे हिसाब से ये ठीक भी है। तो आपकी इंडियन हिस्ट्री क्लास 12th की जो तीनों बुक्स हैं उसमें से जो फर्स्ट बुक है उसमें जो पहला चैप्टर है वो इसी इंडस वैली सिविलाइजेशन पर बेस्ड है। और आपको पता है उसका जो टाइटल है चैप्टर का वो भी इसी पर बेस्ड है, इससे रिलेटेड ही है, द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट सिटीज़ और द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो फर्स्ट सिटीज़ इंडिया में जिनको हम बोलेंगे तो आपको पता है कि हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, कालीबंगन और वो जो भी प्लेसेस जो साइट्स हड़प्पा खुदाई के दौरान में मिली हुई हैं उन्हीं प्लेसेस की स्टडी और वहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन आर्कियोलॉजिस्ट को और हिस्टोरियंस को मिली उसके बेसिस पर उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन के इतिहास को लिखा है। उसकी स्टडी हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। इसके बाद और भी थीम्स आएंगी एंशिएंट हिस्ट्री के इस बुक में, लेकिन हम पहले चैप्टर की केवल बात करेंगे। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को द इंडस वैली सिविलाइजेशन और द फर्स्ट सिटीज़ और द हड़प्पन सिविलाइजेशन इसको स्टार्ट करेंगे। और आप इस बात को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए अपने माइंड में कि भारतीय इतिहास में जब पाषाण काल के बाद में सभ्यताओं का दौर शुरू होता है जहाँ से सभ्यताएं विकसित होती हैं, तो सबसे पहली सभ्यता हड़प्पा सभ्यता ही है। और उसके बाद फिर आपको पता है कि वैदिक सभ्यता आती है और वैदिक सभ्यता के बाद इतिहास में भारतीय जो इतिहास के प्राचीन दौर है उस पर फिर आपको पता है महाजनपद काल का समय आता है जिसको हम लोग सामान्यतः बुद्ध काल भी कहते हैं। और उस दौरान में आपको पता है काफ़ी लोगों को उस बुद्ध काल के उनके जीवन से जुड़ी हुई उस दौरान की चीज़ों की जानकारी रहती है। और साथ ही साथ आगे चल कर के फिर जब मौर्य काल आता है तो आपको पता है कि मौर्य काल एक बहुत ही स्पेसिफिक टाइम पीरियड है एंशिएंट हिस्ट्री में इंडिया में। और चूँकि मौर्य साम्राज्य का विस्तार इतना ज़्यादा था और उस दौरान में चाणक्य जैसे विद्वान भी मौजूद थे जिन्होंने अपने लेखन के द्वारा, अपनी विद्वता के द्वारा ऐसा कुछ ऐतिहासिक प्रमाण इस दौर के लिए, आधुनिक समाज के लिए छोड़ गए हैं वो, कि जिसके आधार पर हम लोगों ने उस दौर के इतिहास को बहुत अच्छे तरीके से जाना है और जान पाए हैं। तो वो दौर आएगा। फिर आपको पता है कि फर्स्ट सेंचुरी और उसके आगे कुछ थोड़ा सा संक्रमण काल का दौर आता है जहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा राजनीतिक हलचल देखने को नहीं मिलती है भारतीय उपमहाद्वीप में। लेकिन फिर आगे आपको पता है कि तीसरी चौथी शताब्दी में फिर से आगे चल कर के गुप्त काल इस्टेब्लिश होता है जो बहुत ही अपने आप में मायने रखता है और उसका भी एक लंबा इतिहास है और भारतीय प्राचीन इतिहास में उसकी अपनी एक पहचान है। वहाँ से चल कर के आगे ये सम्राट हर्षवर्धन तक जाता है दौर। और फिर दौर शुरू होता है भारतीय उपमहाद्वीप में राजपूतों के काल का, जहाँ पर राजपूत अपने अलग अलग छोटे बड़े कुछ रजवाड़ों की और कुछ किंगडम्स की स्थापना करते हैं और उसके आधार पर फिर उनमें आपसी युद्ध चलते हैं। एक लंबा इतिहास है राजपूतों का भी। और फिर ये पृथ्वीराज चौहान के दौर में जा कर के जब मोहम्मद गौरी जो एक विदेशी आक्रमणकारी है वो
आक्रमण करता है मोहम्मद गौरी को परास्त करके, और यहाँ पर उसी का जो एक सहयोगी गुलाम था जिसको आप जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर विदेशी शासन की स्थापना करके, या जिसको आप जानते हैं दिल्ली सल्तनत की स्थापना करके, भारत के प्राचीन इतिहास का अंत कर दिया। और फिर यहाँ से दौर शुरू होता है दिल्ली सल्तनत का और मध्यकाल का। इतिहासकार इसी पृथ्वीराज चौहान की हार और उसके बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना से ही भारत के प्राचीन इतिहास को समाप्त मानते हैं, और वहाँ से वो मध्यकाल को शुरू करते हैं। और कुछ जगह पर थोड़ा सा अंतर भी है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, जैसे ही 8वीं 9वीं शताब्दी में जो अरबी आक्रमणकारियों का दौर शुरू हो गया था, वहीं से मध्यकाल की शुरुआत हो जाती है। कुछ थोड़ा और भी आगे जाते हैं, लेकिन आप ये मान लीजिए कि एक पैटर्न होता है किसी भी क्षेत्र का, और वहाँ की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक जो संस्कृति है वो जब विलुप्त होने लगे, वो समाप्ति के कगार पर आया, कोई नई परंपरा इस्टेब्लिश हो जाए, खास करके राजनीतिक परिवर्तन हो जाए बहुत बड़ा, तो ये मान लेना चाहिए कि वहाँ से एक नया इतिहास और नया काल, नया दौर शुरू हो गया है। तो स्वाभाविक सी बात है कि प्राचीन भारतीयों और भारतीय उपमहाद्वीप में जन्मे लोगों का जो राज था, उनकी स्थापित की गई जो संस्कृति थी, वो पृथ्वीराज चौहान के दौर में जा कर के छिन्न भिन्न हो जाती है, और वहाँ से एक नए राजवंश की स्थापना के साथ साथ नए समाज का भी एक परिवर्तन का काल शुरू हो जाता है। इसलिए हम लोग ये कहेंगे कि जो प्राचीन इतिहास है वो यहाँ पर, भारत का जो प्राचीन काल है इतिहास का, वो दौर इस जगह जा कर के समाप्त हो जाता है। और फिर आगे सेकंड पार्ट में हम लोग बात करेंगे मध्यकाल की, और थर्ड पार्ट में आधुनिक काल की बात करेंगे। तो आप लोग तैयार हो जाइए आगे स्टडी करने के लिए। और बुक रीडिंग बहुत मस्ट है। आप बुक को डेली 1-2 पेज की रीडिंग करिए, और उसी रीडिंग के अकॉर्डिंग अपने नोट्स सेल्फ फॉर्म करिए, और बीच बीच पे मुझे नोट्स चेक भी कराते रहिएगा। साथ ही साथ कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे डायरेक्ट फ़ोन करके, व्हाट्सएप पर मैसेज करके किसी भी तरीके से अपनी प्रॉब्लम को मुझे बता सकते हैं। मैं उसका पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू।